दुनिया में मौजूद है कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स और आज के वीडियो में हम करेंगे एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन्हीं इकोनॉमिक सिस्टम्स का। कभी हम सुनते हैं कम्युनिज्म, कभी सुनते हैं कैपिटलिज्म, कभी सुनते हैं सोशलिज्म और कभी हम सुनते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। आज के वीडियो में हम एक प्रिसाइज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइजेस इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक रियासत या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है थ्रू दिस इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म बुनियादी तौर पे आज ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है और ये पिछली सदी में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, लेकिन हम आज कैपिटलिज्म की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। कैपिटलिज्म का बानी एडम स्मिथ है और एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में कैपिटलिज्म के बुनियादी फलसफे पे बात की है। एडम स्मिथ अपनी किताब में लिखता है कि एक इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से होती है। वो बेसिकली एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है जो उनको मोटिवेट करता है एक ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए, और इस सेल्फ इंटरेस्ट को आज हम डिमांड एंड सप्लाई के नाम से जानते हैं। और एडम स्मिथ अपनी किताब में ये भी लिखता है कि यही डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली मार्केट के अंदर प्राइस को डिटरमिन करते हैं। और वो कहता है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमिन करे, वहाँ पे रियासत की मार्केट में इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत मौजूद नहीं है। और वो ये समझता है कि मार्केट के अंदर हमेशा एक इनविजिबल हैंड मौजूद रहता है जो ये इंश्योर करता है कि प्राइस जस्टिफाइबल ना तो वो बायर के लिए नुकसान का बाइस बने ना सेलर के लिए नुकसान का बाइस बने। और इसके साथ साथ एडम स्मिथ ये भी समझता है कि शॉर्ट रन के अंदर एक मार्केट के अंदर इनइक्वालिटी और वेल्थ एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद रहता है, लेकिन ओवर द टाइम जब इकोनॉमी काम करती है तो उस माशरे के अंदर ग्रेजुअली वेल्थ एक्यूमुलेशन डिक्रीज होती है और इनइक्वालिटी भी बतदरीज कम होती है। और इस इम्पैक्ट को वो बेसिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हैसियत से अपनी किताब में मेंशन करता है। तो ये है बुनियादी फ़लसफ़ा कैपिटलिज्म का। जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं हमारे दिमाग में या तो चाइना का ख्याल आता है या रशिया का या सोवियत वॉर का। कम्युनिज्म को अगर समझने की कोशिश करें और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो हमें पता ये लगेगा कि कम्युनिज्म का आगाज़ हुआ 19वीं सदी में और इसके बानी थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बुनियादी तौर पर काम करना चाहते थे लेबर तबके के हुकूक के लिए और इनका मानना ये था कि सोसाइटी में सरमायादारियत जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि कम्युनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डिफाइन करता है 2 स्टेजेस को जिसकी बुनियाद पर कम्युनिज्म अचीव की जा सकती है। इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले स्टेज में ये बताया गया कि पहले स्टेज में कम्युनिज्म के लेबर तबका सिस्टम को डिक्टेट करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो सोसाइटी से सरमायादारियत का मुकम्मल खात्मा कर दे। सेकेंड स्टेज में जब कम्युनिज्म अचीव हो जाएगी तो सिस्टम या सोसाइटी एक ऐसे निज़ाम में आ जाएगी जिसको आप कहते हैं सेल्फ गवर्न्ड सिस्टम। इस स्टेज में कम्युनिज्म अचीव हो चुका होगा और सोसाइटी में कोई भी सरमायादारियत या प्राइवेट ओनरशिप जैसा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ कार्ल मार्क्स और एंगल्स का कहना यह भी है कि जब कम्युनिज्म अचीव हो जाएगी तो सोसाइटी में किसी भी किस्म की वेल्थ एक्यूमुलेशन का कोई तस्वर मौजूद नहीं रहेगा और कोई भी इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं आ सकती। तो अगर हम समझने की कोशिश करें और समराइज करें तो कम्युनिज्म नंबर 1 ये मानता है कि सोसाइटी में प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 वो सरमायादारियत के खिलाफ है एंड नंबर 3 कि अल्टीमेटली सोसाइटी एक सेल्फ गवर्न सोसाइटी होगी और सोसाइटी तमाम रिसोर्सेज म्यूचुअली पोजेस करेगी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं सोशलिज्म की। अगर सोशलिज्म को समझना हो तो ये समझना ज़रूरी होगा कि बुनियादी तौर पर और आइडियोलॉजिकली सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। जहाँ बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस है। जहाँ कम्युनिज्म समझता है कि एक इंकलाब के थ्रू सोसाइटी में कम्युनिज्म अटेन की जा सकती है, वहाँ सोशलिज्म समझता है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी के थ्रू वो कम्युनिज्म के तमाम फैक्टर्स अचीव कर सकता है। तो बात यह है कि कम्युनिस्ट बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट है, लेकिन हर सोशलिस्ट बुनियादी तौर पर कम्युनिस्ट नहीं। लास्टली हम बात करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म मुख्तलिफ अदवार में नाफिज रहे हैं, लेकिन ये तीनों निज़ाम अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करने में कामयाब नहीं हुए। और हमने देखा
ना तो इन निज़ामों की वजह से इनइक्वालिटी कम हुई, ना ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कम हुई, बल्कि उसके बजाय हम आज ये सुनते हैं कि दुनिया के अंदर 1% तबके ने 99% रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि इस्लाम प्राइवेट ओनरशिप को कैसे देखता है। तो इस्लाम प्राइवेट ओनरशिप की नफ़ी नहीं करता। अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड की बात करें तो इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि एक शख्स लैंड को ओन कर सकता है, चाहे वो उस पर अपना घर बनाए, चाहे वो उसको बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करे, या चाहे वो उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करे। लेकिन इस्लाम ज़रूर इस बात की नफ़ी करता है कि एक शख्स ज़रूरत से ज़्यादा लैंड को ओन करे और उसको लैंड होल्ड करने का पर्पज़ उस पर कैपिटल गेन अर्न करना हो या उसको रेंट पे देना हो। और इस्लाम की नज़र में ये दोनों ट्रांजैक्शन एक बदतरीन ट्रांजैक्शंस हैं। और दूसरी तरफ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के माशी निज़ाम में रियासत की क्या हैसियत है। इस्लाम एक रेगुलेटेड इकोनॉमी के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम ये भी चाहता है एक माशरे के अंदर इंसानों को बराबरी की सतह पे एजुकेशन, हेल्थ और घर की सहूलियात मौजूद हो। तो ये इस्लाम के दो बुनियादी नज़रिए हैं किसी भी मईशत के हवाले से। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें अपने फीडबैक से आगाह करें और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है। हमारे चैनल को लाइक करें और इसको अपने सर्कल में शेयर करें। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।